बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मिसबा, कहाँ हो तुम? आधी रात बीत चुकी थी। मिसबा एक निहायत ही खौफनाक जंगल में खड़ी थी। हर तरफ जंगली जानवरों की धारें दिल दहला रही थी। मिसबा के चारों तरफ जंगल था, हर तरफ वीरानी का राज था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। अचानक इस आवाज ने मिसबा का दिल दहला के रखा। मिसबा बड़ी परेशान थी कि वो इस खौफनाक जंगल में कैसे पहुंची। वो रात को अपने कमरे में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आई? फिर पुरअसरार आवाज ने मिसबा के रहे सहे ओसान भी खता कर दिए। कौन है? मुझे कौन यहाँ लाया? मिसबा ने डरे लहजे में कहा। हर तरफ सकूत तारी था। मिसबा एक बार फिर जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मिसबा हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मिसबा के पीछे कुछ सरसराहट महसूस हुई और साथ ही रोशनी नमूदार होने लगी। फिर मिसबा ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई तो खौफ से खून मुंजमद होने लगा, क्योंकि पीछे एक सुनसान महल नुमा खंडर था। कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ न था। ऐ खुदा, ये क्या चक्कर है? और मैं इस जंगल में? मिसबा का खिलता हुआ चेहरा इस वक्त खौफ की वजह से जर्द हो चुका था। उसके लंबे लंबे बाल जब चेहरे पे आते तो वो बार बार उन्हें पीछे की जानिब करती। वो एक निहायत ही हसीनो जमील पुरकशिश नौजवान लड़की थी। जितनी हसीन है उससे कहीं ज्यादा नडर और बहादुर है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत एक कैदी पंछी की तरह थी। परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा सकता है, लेकिन पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। वो उस वक्त चीख तो सकती थी, मगर उस भयानक जंगल से निकल नहीं सकती थी। मिसबा ने जब गौर से उस महलनुमा खंडर को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी दीवारों पे कुछ लकीरें उभर रही थी और उन लकीरों में एक अजीब सी तहरीर लिखी जा रही थी। वो तहरीर हिंदी जुबान में लिखी हुई थी, लेकिन मिसबा के लिए हिंदी जुबान पढ़ना नामुमकिन थी। और फिर अचानक से तहरीर बदलने लगी और फिर उन लकीरों में एक और तहरीर नमूदार हुई, जिसे मिसबा ने पढ़ना शुरू किया। शैतानी महल का राज। ये शैतानी महल है और बरसों से वीरान है। इसमें शैतानी ताकतों का हुक्म चलता है और जो इस महल में आता है, मौत इसका पुरतपाक इस्तकबाल करती है। इसके साथ ही तहरीर खुद ब खुद बदलने लगी और अब इस तहरीर की जगह जाबजा शैतानी ढांचों का गोश से आरी चेहरे उभर रहे थे। हर तरफ लकीरों से खून रस रहा था। उन चेहरों से टपकती शैतानियत नुमाया हो रही थी कि अचानक उस महलनुमा खंडर का खून आलूद दरवाजा अंदर से कोई बचाने लगा। मिसबा, जल्दी से दरवाजा खोलो। मिसबा, हमारा दम घुट रहा है। अंदर से एक दर्द भरी आवाज मिसबा की समाज से टकराई तो बेख्तियार उसके कदम उस तरफ बढ़ते चले गए और वो दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। कौन है? मिसबा की आवाज खौफ की वजह से निकल नहीं पा रही थी। दरवाजे से रसता हुआ खून अब मिसबा के पाँव के करीब आ चुका था। उसने डरते डरते दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन इससे पहले दरवाजा खुलता एक जोरदार चीख उभरी और दरवाजे को चीरता हुआ हाथ बाहर निकला। मिसबा की गर्दन पकड़ी, लंबे लंबे द्रांती जैसे नुकीले नाखून, पूरे हाथ पे स्याह बाल और फिर खून से भरा हुआ चेहरा। लंबे लंबे नाखून। मिसबा की बहुत जोर से चीखती और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस वो किसी न किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो और ज्यादा बेबस होती जा रही थी। अचानक उसके मुंह से निकला, या अल्लाह मेरी मदद कर, और फिर एक झटके से उसकी गर्दन छूट गई। उसने महलनुमा खंडर को देखा तो खौफ से चीख निकल गई, क्योंकि मिसबा जितनी इस महल से दूर जा रही थी, महल भी उसके साथ साथ चला रहा था। फिर तो मिसबा ने अंधाधुंध भागना शुरू किया। उसे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ भाग रही है। वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए तेज भाग रही थी। अचानक उसे एक जोरदार ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पे गिरी। बेइख्तियार उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। मिसबा ने पलट के महल की तरफ देखा तो बहुत से हाथ महल से बाहर दरवाजे से निकल रहे थे और अब महल की दीवारों पे जाबजा शैतानी ढांचों के चेहरे गोश्त से भरे उभरने लगे। उन पे गोश्त आने लगा। देखते ही देखते एक और चेहरा नमूदार हुआ, जो कि खूबसूरत लड़के का था, लेकिन इस वक्त चेहरे पे बला की शैतानियत थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा वजूद जाहिर हुआ।
लड़के का चेहरा मिसबा को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और फिर वो महल की दीवार से आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा वजूद निकल के उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिसबा की खौफ से गिगी बन गई, उसका सांस रुकने लगा, उसकी आंखें खौफ से उबल के बाहर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मिसबा के पास आया और उसके हसीन चेहरे को एक झटके से झुका दिया, उसे बालों से पकड़ा। मिसबा की दर्द की वजह से सिसकी निकली। लड़की जा, चली जा यहाँ से, इस शैतानी महल के बुसीदा राज को राज के रहने दे। अगर तूने इस राज को जानने की कोशिश की तो मारी जाएगी। तू तेरे बाप दादा भी इस राज को नहीं जान पाएगा। यहाँ इंसानों का नहीं शैतानों का राज चलता है। ये राज हजारों सालों से पोशीदा है। इस राज को राज ही रहने दे। बड़ी जल्दी तू इस राज को जानने के लिए आएगी, लेकिन तू मारी जाएगी। बहुत जल्द तू अपने दोस्तों को यहाँ लाएगी, लेकिन सबके सब मारे जाएंगे। अब तू जिंदा नहीं रहेगी, अब तो इस महल की भटकती हुई आत्माओं में शामिल हो जाएगी। इस वक्त तेरे साथ कोई नहीं है, हम तुझे अभी खत्म कर देते हैं। उस लड़के के अंदर से बेशुमार आवाजें एक साथ निकल रही थी। फिर मिसबा का गला दबाने लगा। मिसबा अपने बचाव के लिए खातू मारने लगी, लेकिन कहाँ इंसान और कहाँ शैतान। मिसबा ने एक जोरदार चीख मारी, खड़बड़ा के उठ गई। चीख इतनी शदीद थी कि सब फैमिली मेंबर्स आ गए। मिसबा मुसलसल चीख रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और जोर जोर से चीख रही थी। मिसबा बेटा क्या हुआ? अब्दुल करीम ने मिसबा को देखते ही कहा। मिसबा बेटी क्या हुआ है, तुम्हें इतनी क्यों चीख रही हो? उसकी माँ ने बेताबी से पूछा। मिसबा ने अपने अम्मी अब्बू की आवाज सुनी तो आंखें खोली और फूट फूट के रोने लगी। बेटा आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ। अब्बू जी वो मुझे मार डालेंगे, मुझे प्लीज उनसे बचा लें, प्लीज अब्बू जी। अरे बेटा कौन मार देगा आपको? यहाँ तो कोई नहीं, दरवाजा भी बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, फिर कौन है यहाँ? अब्बू जी उन्हें दरवाजे और खिड़कियाँ तो क्या कोई चीज भी नहीं रोक सकती, मिसबा ने डरे हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब मिसबा, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर मिसबा के भाई तालिब हुसैन ने कहा, जो कब से खामोश खड़ा था। भाईजान वो हर रात मेरे ख्वाब में आते हैं, लेकिन मैं किसी को राज नहीं बताती, फिर भी वो मुझे मारना चाहते हैं। आज तीसरा दिन था। मिसबा को मुसलसल एक ख्वाब नजर आ रहा था। मिसबा उसकी वजह से बड़ी परेशान थी। मिसबा रो रो के अपने अम्मी अब्बू को सब कुछ बता रही थी। नहीं बेटे रोता नहीं, कुछ नहीं होगा। अब्दुल करीम मिसबा की माँ बोली। जी। उसके अब्बू ने उसे देखा। मैं 2-3 दिन से नोट कर रही हूँ कि मिसबा बड़ी परेशान रहती है, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि मिसबा इस ख्वाब की वजह से परेशान है। अरे बेटी कुछ नहीं होता, हम सुबह अपनी बेटी को किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये ख्वाब अक्सर जहनी टेंशन की वजह से आते हैं। बेटी कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाओ, कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उनकी बातों से मिसबा को हौसला हुआ तो वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करने लगी। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। मिसबा इस ख्वाब के मुतालिक सोचती रही और फिर न जाने कब उसे नींद आई और वो नींद की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई। सुबह का वक्त था, मौसम अबर आलूद था, आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदा बांदी जा रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नादिर सुबह सुबह उठा, नमाज पढ़ने के बाद सैर करने के लिए करीबी बाग में चला गया। मौसम बहुत खुशगवार था। सुबह का मंजर ऐसा दिलफरेब होता है कि तबीयत में फरहत और ताजगी का एहसास होने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, दरख्तों की टहनियां झूम रही होती हैं। ऐसे लगता है जैसे दरख्तों के फूल और पत्ते रक्स कर रहे हैं। ऐसे परिंदों का चहचहाना और भी भला लगता है। यूं महसूस होता है कि सुबह रूप परवरदिगार आलम पर परिंदे भी खमदे सना करते हैं। नादिर उन फूलों के दरमियान में से बनी हुई पगडंडी पे चलता हुआ बाग के वस में आया। आम और जामुन के कदावर पेड़ बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नादिर चलता हुआ पलखाती आबशार के पास चला गया। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन फिर भी चारों तरफ उजाला फैल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक चट्टान पे बैठा, जहाँ जब पानी पत्थरों पे गिरता तो मोटे मोटे कतरे जब चेहरे पे गिरते तो एक अजीब सा सरूर महसूस होता। वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। नादिर एक आम सा लड़का था। उसने 5 साल की उम्र में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लिया। वो अपनी क्लास में हर साल अव्वल पोजीशन हासिल करता। वो बचपन से एक साइमा नामी लड़की से प्यार करता है। साइमा उसकी कजन थी। इस वक्त भी वो उसे ही याद कर रहा था। अचानक उसकी समातों से पायल के बजने की आवाज आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने हसीन पेकर तमाम तर हर्षो समारियों के साथ मौजूद थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई हसीन सपना देख रहा हो। हेलो नादिर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। आप इस वक्त यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ ही हूँ आपके सामने। लेकिन आप तो बहावल नगर थी ना? हाँ जनाब,
میں کل رات کے آئی تھی، اس وقت آپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو میں آپ کو سرپرائز دینے چلی آئی۔ کیوں اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگتا تو میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں، میں نے ایسے کب کہا؟ اچھا جی، وہ مسکرائی۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر جب صبح کے 7 بجے تو دونوں واپس آنے لگے۔ جب وہ دونوں لان سے گزرے انہوں نے دیکھا اس کی کزن نشا جو کہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ نادر نے جیسے ہی نشا کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اف، یہ چڑیل بھی آ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ سائمہ اپنی بہن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ نادر کمرے میں چلا آیا، کالج کی تیاری کرنے لگا۔ نشا ہاتھ میں چائے لیے نادر کے پاس آئی اور غصے سے گرتے ہوئے بولی، جناب بڑی سیر کی جا رہی ہے۔ جی ہاں جی، لیکن آپ کو کوئی تکلیف میرے سیر کرنے سے؟ نادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سائمہ سے دور ہے ورنہ؟ وہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ نشا نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ مس نشا شہزادی، میرا خون اتنا میٹھا تو نہیں جو آپ کو پینے میں مزہ آئے گا۔ میں تجھے کچا چبا جاؤں گی، سب دور ہو جاؤ اس سائمہ کے سائے سے۔ نشا نے اس مرتبہ سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ نادر نے پوچھا۔ کیونکہ میں، ہاں کہو جو کہنا چاہتی ہو، نادر بولا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ نشا نے بلا خوف کہہ دیا۔ اف اللہ، نشا تمہیں پتا بھی ہے کہ میرے امی ابو نے میرے لیے سائمہ کو چن لیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے باوجود ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ نادر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نادر، دل کے رشتے کسی خون رشتے یا ذات کو نہیں دیکھا کرتے، اس دل میں صرف آپ بستے ہیں اور کوئی نہیں۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ او نو، پلیز اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ نادر، پلیز ایک بار تم کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اس مرتبہ نشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نشا پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، جہاں امی ابو کی خوشی ہے وہیں میں خوش ہوں۔ میں تو صرف تمہیں دو سمجھتا ہوں، لیکن تم نے مجھے کیا سمجھا یہ میں نہیں جانتا۔ نادر، میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، دل کا راجا، اپنا محبوب۔ پلیز پلیز خدا کے لیے نشا چپ ہو جاؤ، یہ رونا بند کرو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ نادر نے نشا کو شانوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ پیار کرنے والے کسی سے ڈرتے نہیں اور دل محبت کرنے سے پہلے کسی کی اجازت نہیں لیتا، جس سے پیار ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ نشا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نشا میری بات سنو، نادر نے بےتابی سے کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نشا نے اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کیا کہ وہ بالکل نہ سمجھ پائی۔ آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ بس نشا کو دیکھتا رہ گیا۔ نشا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ نشا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے سے اچانک سائمہ آئی اور دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ کیا ہوا نشا، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ سائمہ نے پریشان ہو کے کہا، لیکن نشا نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتی بنی۔ کچھ دیر کے بعد سائمہ نے نادر سے کہا، ناشتہ تیار ہے، تم ناشتے کے لیے جلدی سے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد نادر نے ناشتہ کیا، کالج آنے لگا تو اچانک اس نے اپنا موبائل دیکھا جو اس کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ جلدی سے واپس آیا، موبائل اٹھا کے جلدی سے کالج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا ذہن مسلسل سوچوں کے گہرے بھنور میں اترتا جا رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک طرف سائمہ تھی تو دوسری طرف نشا۔ مصباح بیٹی جلدی سے باہر آؤ، ندیم آ چکا ہے۔ باہر ندیم عباس آ چکا ہے آپ کو لینے کے لیے، مصباح کی امی نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے کہا۔ جی مما، بس 2 منٹ ویٹ۔ ندیم عباس مصباح کا کزن تھا۔ مصباح اور ندیم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ مصباح بھی تیار ہو رہی تھی جبکہ ندیم آ چکا تھا۔ مصباح کی امی نے ندیم سے کہا، بیٹا آپ کے پیپر کب ختم ہوں گے؟ بس چچی جان 2-3 دن لگ جائیں گے، گھڑی پہ نظر ثانی کرتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا ندیم، مصباح کو مسلسل ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے مصباح پریشان رہتی ہے۔ بیٹا مصباح بہت ڈر جاتی ہے چچی جان، بس ایک ہی خواب کی وجہ سے۔ چچی جان، مصباح ایک نڈر اور بہادر لڑکی ہے، اس سے تو حوصلہ کم ہوگا، اس کا آپ تو اسے دلاسا دیا کریں تاکہ ٹھیک رہے۔ اتنے میں مصباح آئی اور کہنے لگی، چلو ندیم میں ریڈی ہوں۔ اچھا چچی جان ہم چلتے ہیں، ندیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خوش رہو آپ دونوں، مصباح کی امی نے جواب دیا۔ اس کے بعد ندیم اور مصباح کالج پہنچ گئے۔ وہاں پہ مسکان، ایوب، ماہی راجپوت، ایمان، رابعہ اقرا، راستہ، مانور، آمنہ، انم، شہزادی سلمہ، کلثوم، فرہندہ، جبی موجود تھی۔ یہ مصباح کی دوست تھی، وہ سب BSc کی اسٹوڈنٹس تھی، جبکہ ندیم عباس، نادر شاہ، طاہر عباس، ظفر عثمان، قاسم رحمان ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آج ان کے دوست بھائی خالد چوہان، اسد شہزاد انہیں ملنے کے لیے پتوکی سے آ رہے تھے۔ تمام گرلز اور بوائز بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اس وقت ایک ہوٹل میں تھے کیونکہ چھٹی کے بعد سب یہاں آ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی ہوٹل کے سامنے آ کے رکی۔ مصباح خوشی سے سرشار ہو گئی، لو آ گئے۔
फिर तो सबके सब उनसे मिले। सब बहुत खुश थे क्योंकि असद, शहजाद और नादिर शाह का बहुत प्यारा दोस्त है। ये सब शाहीन ग्रुप के मेंबर्स थे। ये सब एक रिसाले की वजह से मिले थे। ये सब राइटर्स थे और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। असद शहजाद मंडी बहुद्दीन से था, खालिद शाहान सादिकाबाद से, कासिम रहमान हरीपुर से और बाकी सब पतोकी के थे। इस वक्त सब खाना वगैरह खा पी के सबके सब नदीम अब्बास के साथ नदीम के घर आए। लड़कियां अपने अपने घर चली गई और बाकी सब नदीम के पास आ गए। रात की तक सब जागते रहे। यार असद कहीं घूमने चलते हैं। सुबह नादिर ने कहा, अरे हाँ यार घूमना चाहिए। यार मेरा दिल तो किसी ऐसी जगह देखने को करता है कि जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हो, हर तरफ वीरानी हो। अरे अरे वो जंगली दरिंदे तो तुझे जीने देंगे, तू देखेगा ना। नादिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा यार सब बातों को छोड़ो, मैं एक ऐसी जगह का नाम बताता हूँ जहाँ रात की दुनिया आबाद है। दिन को ये जगह सुनसान वीरान होती है, रात को वहाँ परिंदा आत्माएं फिरती हैं। जो लोगों का खून पीती हैं, जिसका वो आत्मा खून पी ले उसकी आत्मा भी उन खून आशाम आत्माओं के साथ शामिल हो जाती है। ऐसे आत्माओं की तादाद में इजाफा हो जाता है। और ये आत्माएं कौन हैं, किसकी हैं, कैसे वजूद में आती हैं, ये एक सदियों पुराना राज है जिसे जानने के लिए कई लोग आए मगर उनमें से कोई भी वापस ना पलटा। जो बताता कहा जाता है ये आत्माएं बड़ी ताकतवर हैं। ये सभी शैतानी शक्तियां रखती हैं। इनसे मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई थी। सिर्फ असद शहजाद की आवाज गूंज रही थी। सबके सब उसकी बातों को ऐसे सुन रहे थे जैसे टीचर की बातों को स्टूडेंट सुनते हैं। इस खामोशी की दीवार को नादिर तोड़, भाई ये दुनिया है कहाँ, किस जगह वाक़या है, हम कैसे पहुंचेंगे इन आत्माओं की दुनिया में। ये दुनिया बड़ी भयानक है, लोग उसके नाम से कांपते हैं। वहाँ न जाने कितनी अनगिनत लाशें हैं, हर तरफ खून की नदियां बहती हैं। वहाँ कदम कदम पे मौत नाचती है। असद ने कहा, या फिर इस दुनिया को देखना चाहिए। नदीम ने कहा, हाँ पर ये कैसे मुमकिन है कि हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं। यार भाई खालिद शाहान है ना, ये सब कुछ है, बताएगा क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। ये दुनिया यानी मौत की दुनिया, इसका राज सिर्फ एक लड़की बता सकती। वो ऐसी लड़की जो पूर्णमासी की रात को पैदा हुई होगी, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होगी, उसका कोई बहन भाई ना होगा, उसके पास बेपनाह नूरानी ताकतें होंगी। जब वो 18 साल से ऊपर की होगी तो वो शैतानी दुनिया को देखना शुरू कर देगी। वो हर रात ख्वाब में उस दुनिया को देखेगी क्योंकि वो शैतानी दुनिया के राज जाने वाली पहली लड़की होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ जान लेगी और जब वो मुकम्मल राज का जान लेगी तो वो शैतानी दुनिया की भूखी बदरूहें उस लड़की को अपने साथ ले जाएंगी क्योंकि उस लड़की का ताल्लुक इस राज से मुंसलिक है। बस मेरी मालूमात यहीं तक महदूद है, आगे मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा यार, मैं एक अजीम हस्ती नूरानी बुजुर्ग को जानता हूँ जो मुकम्मल हमारी मदद करेंगे। नाशी ने कहा, चलो यार ठीक है, आप सो जाते हैं वरना रात को ही शैतानी दुनिया की आत्माएं नजर आएंगी। उसके बाद सब सो गए। सिर्फ नादिर और असद रात देर तक जाते रहे और फिर एक वक्त आया कि वो दोनों भी नींद की गहराई में उतरते चले गए। मिसबा उठ जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। एक खौफनाक आवाज मिसबा की समाज से टकराई। मिसबा ने अपने आगे पीछे घुमा तो कांप गई क्योंकि वो शैतानी महल के सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? आखिर मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मिसबा, हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया। जब वो वक्त आएगा तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। बहुत जल्द तुम हमारी शैतानी दुनिया की रानी बन जाओगी। वो वक्त जल्दी आएगा जब तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आओगी। इसके बाद वो महल अचानक एक खंडर में तब्दील हुआ। धीरे धीरे महल जमीन को सोने लगा। अचानक एक लड़की मिसबा के सामने आई। मिसबा के हाथ में अजीब दर्ज का कंगन दिया और कहने लगी, इसे हमेशा अपने साथ रखना, वरना क्या? मिसबा ने कहा। वो लड़की गुस्से से लाल हो गई। मिसबा के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसके बाद मिसबा की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। उस लड़की ने मिसबा की गर्दन एक से पकड़ी और उस लड़के के नाखून लंबे मिसबा की गर्दन में पेवस होने लगे। मिसबा को ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई दहकती हुई सुलाहें उसकी गर्दन में घुस रही हूँ। तकलीफ के बाद मिसबा की सांसें रुकने लगी। उसे चांद सितारों की तरह ग्रहण लगने लगा। फिर एक झटके से उस लड़की ने मिसबा की गर्दन छोड़ी और कहने लगी, ए आदमजाद, मैं तुझे अभी नहीं मार सकती क्योंकि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब हमारी दुनिया फिर से इस दुनिया इंसानी तबाही मचाएगी। हर तरफ खून की होली खेली जाएगी। मिसबा बहुत ज्यादा खौफजदा थी। ये कौन सी जगह है? मिसबा ने डरते डरते पूछा। ये जगह मरगट है, इंसानों का मरगट, और बड़ी जल्दी तुम यहाँ आओगी। लेकिन आखिर मेरा क्या कसूर है जो तुम लोग मुझे इस कदर अजियत दे के तड़पाते हो? इस मर्तबा मिसबा ने पुख्ता लहजे में कहा। कसूर? तेरा कसूर ये है कि तू इस दुनिया में खेंची आई। अब तू हमारी दुनिया में आएगी जहाँ हर तरफ शैतानियत बर्बरियत का राज है। हर तरफ मौत ही मौत है। हर तरफ शैतानी आत्माएं हैं जो बरसों से बेकरार हैं।
उफ खुदाया, ये कैसी अजीब सी दुनिया है। मिसबा, तुम जानती हो कि ये महल क्यों शैतानी है? उस लड़की ने संजीदगी से पूछा। नहीं जानती, वो बोली। बड़ी जल्दी जान जाओगी। हाँ, तुम जैसी वैसी लड़की जो इस महल की बासी है, इसलिए तो शैतानी महल है। मिसबा की बात सुन के उसे गुस्सा आया और अपने नुकीले नाखून से मिसबा का चेहरा नोच लिया। मिसबा ने एक जोरदार चीख मारी और उठ गई। ये चीख बड़ी बुलंद थी, चुनाचे उसके तमाम घर वाले जागे और मिसबा का दरवाजा बचाने लगे। मिसबा बेटा, दरवाजा खोलो, प्लीज बेटी, दरवाजा खोलो। अब्दुल करीम ने दरवाजा जोर से खटखटाया। मिसबा ने जल्दी से डरते हुए लाइट ऑन की और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सब मिसबा के कमरे में पहुंचे, मिसबा ने अपने चेहरे को हाथों में छुपाया। उसके चेहरे पे इस शदीद जलन का एहसास हो रहा था। बेटी, क्या आज फिर वो भयानक ख्वाब आया था? उसकी अम्मी ने जल्दी से पूछा। मिसबा का चेहरा देखने लगी। उफ खुदाया, तुम्हारे चेहरे पे ये हराशे कैसे आई और ये थप्पड़ का निशान? मामा जो मेरे ख्वाबों में आते हैं, उन्होंने ये सब किया। मिसबा ने रोते हुए जवाब दिया। सबके सब खामोशी से मिसबा को तक रहे थे। अचानक तालिब हुसैन की नजर मिसबा के बाजू में पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा कंगन दिखाई दिया। मिसबा, ये क्या है? तालिब हुसैन ने पूछा। भैया ये कंगन भी उन्होंने दिया। तालिब हुसैन ने जल्दी से कंगन उतारा, उसे गौर से तकने लगा। अजीब से नकूश तराज थे। उसने जल्दी टेबल पे रखा। मिसबा को समझाने लगा। मिसबा इस वक्त खामोश थी। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन सबने मिसबा का खौफ अब किस कदर कम हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो इस राज को जानेगी। अपने चेहरे को साफ किया, फिर अपनी अम्मी के साथ लेटी। मिसबा की अम्मी मिसबा के सर में उंगलियां फेरने लगी। मिसबा ने इस वक्त अपने आप को कंट्रोल किया और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साइमा? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, सब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है सब। मैं ठीक नहीं, नादिर ने शरारती अंदाज में कहा। क्यों, क्या हुआ है आपको? कल तो अच्छे भले थे, फिर क्या हो गया मेरी जान को? जी, आपकी जान को प्यार हो गया है किसी से। क्या कहा? साइमा ने गुस्से से कहा। मेरी जान, मुझे तुम्हारे अलावा किसी से प्यार हो सकता है सिवाय अपने ग्रुप के? और जनाब, मैं भी तो उसी ग्रुप की मेंबर हूँ ना। जनाब पता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं? नादिर ने संजीदगी से कहा। हाँ जी कहो जनाब। अगर चलना हो तो तैयार हो जाओ, हम सब सैर के लिए जाएंगे। अरे वाह जी वाह, पर जाना कहाँ है? साइमा ने खुश होते हुए कहा। जनाब आज कॉलेज भी छुट्टी है, हम सब तैयार हैं। जी मैं भी तैयार हूँ, बस आप जल्दी से आ जाएं। ओके ठीक है। उसके बाद राब्ता खत्म हो गया। साइमा ने जाके अपनी बड़ी आपी से कहा कि मैं और नादिर अपने ग्रुप वालों के साथ घूमने जा रहे हैं। अभी तो वो भाई नदीम अब्बास के घर हैं, बड़ी जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी तैयार करो और हाँ जल्दी आने की कोशिश करना। जी आपी। साइमा ने जल्दी दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकली साइमा की जो बड़ी बहन है, वो नादिर की बड़ी भाभी है। साइमा जल्दी से कमरे में गई, जल्दी तैयार होने लगी। इतने में निशा आ टपकी। वाह जी वाह, कहाँ जाने की तैयारी है? उसने साइमा का जुलूसक देते हुए पूछा। वो आज शाहीन ग्रुप वाले घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। रियली? हाँ जी, फिर तो मैं भी चलूंगी। उसने साइमा को देखते हुए कहा। साइमा जो कि कमरे से लिपटी डोर को बांध रही थी, पलट के निशा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। निशा ने चुटकी बजाते हुए कहा। तेजी से कमरे से बाहर आई। साइमा ने जल्दी तैयारी मुकम्मल की और लॉन में आ गई। उसके साथ ही निशा भी कमरे से बाहर आई। इस वक्त साइमा ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखा था, जबकि निशा ने ब्लैक। इस लिबास में दोनों ऐसे लग रही थी जैसे कोई आसमान से उतरी हुई सुंदरी परियां हों। साइमा के गुले बाल पुष्पे नागिन की तरह बलका रहे थे। सुर्ख सफेद रंगत, चेहरा ऐसे जैसे खिलता हुआ गुलाब। गोल्डन रंग का ज्वेलरी सेट उसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा रहा था और ऊंची हील वाली सैंडल, पैरों में चांदी की पायल बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने हैंडबैग उखाड़ रखा था। उसके बरक्स निशा ने ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी, हाफ आस्तीन, हाथों में ब्लैक रंग की चूड़ियां, ब्लैक सैंडल, ब्लैक ही शोल्डर बैग लटकाया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और नादिर का आने का इंतजार करने लगी। हाँ तो जनाब, आज कहाँ घूमने का इरादा है? कासिम ने नदीम से पूछा। यार यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जंगल है, वहाँ चलते हैं। और रास्ते में एहसास शहर को भी साथ लेके चलना है। वो भी कराची से वापस आ गए, उसका क्या बना जो रात वाली दुनिया थी। अरे यार छोड़ो, मिसबा को जल्दी से बुलाओ। अरे यार अपनी कसम साइमा को लेकर आता हूँ, जब तक आप मिसबा को बुलाओ। नादिर ने नदीम से कहा। साइमा बहावलपुर से आई हुई है। हाँ जनाब, वो आ गई। अच्छा मैं बस जल्दी आऊंगा क्योंकि साइमा पहले से तैयार हो चुकी है। चलो अब जल्दी से जाओ। जी ठीक है। नादिर ने जल्दी बाइक निकाली, अपने घर जाने लगा और पुत्र राबिया, फरहंदा, माही, अनम, मुस्कान, ईमान, आमना, इकरार, राशिदा, कुलसुम सब मिसबा के घर मौजूद थी।
मिसबा से इन खराशों के बारे में पूछ रही थी जो उसके चेहरे पे थी। अरे यार, रात को खरगोश के बच्चों से खेल रही थी, बस उन्होंने मारे हैं, मिसबा ने असल बात को छुपाते हुए कहा। अच्छा मिसबा, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नजर न लगे हमारी परी को, माही ने हंसते हुए कहा। शुक्रिया, मिसबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। बस करो, चले, अब नदीम का 5 बार फोन आ चुका है, मिसबा ने शोल्डर बैग उठाते हुए कहा। जल्दी से घर से निकली। इधर नादिर जैसे ही घर पहुंचा, साइमा और निशा को देखा जो बड़े शानदार लिबास में बैठी इंतजार कर रही थी। निशा, तुम कहाँ जा रही हो? कल तो तुम आई थी और आज भी रही हो ना, नादिर ने हैरत से कहा। जनाब, मैं हाजिर हो रही हूँ, पर अकेली नहीं, तुम्हारे साथ, निशा ने कहा। अच्छा जनाब, तो फिर चले। हाँ जी, अम्मी अबू को, भाई को बता देंगे। नादिर ने बाइक स्टार्ट की और दोनों को लेकर रवाना हुआ। मौसम अबर आलूद था, आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे। शाहीन ग्रुप के तमाम मेंबर्स अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। इस वक्त वो सब एक हरे बड़े देहात से गुजर रहे थे। नदीम ने बताया कि वो जंगल बड़ा खूबसूरत है, इस जंगल में पहाड़ हैं, यानी कि वो जंगल पहाड़ों पे आबाद है। सबके सब इस जंगल को देखने के लिए बेचैन थे। इस वक्त नादिर, साइमा, निशा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें देहात बहुत पसंद है। हर तरफ लहलहाते खेत, उनमें मकई, बाजरे और गन्ने की फसल लहलहा रही थी। नादिर, कितना प्यारा सफर जारी है ना हमारा, निशा ने बैक मिरर से देखते हुए कहा। हाँ जनाब, बड़ा खूबसूरत है हमारा सफर। नादिर, 1 मिनट गाड़ी रोको, साइमा खड़ी है, बाहर देखते हुए कहा। नादिर ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। नादिर को रुकता देख के सब के सब बोलने लगे, क्या हुआ नादिर, गाड़ी क्यों रोकी आपने? मिसबा ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए पूछा। बस आप भी, कुछ नहीं, साइमा ने रुकवाई है। फिर सबके सब उतरे। पास एक कुआं था, कुएं को देख के सब बहुत खुश हुए क्योंकि उस जदीद दौर में पुराने जमाने के कुएं को देखा तो सबने इसका जायजा लेना शुरू किया। यहाँ पे देहाती औरतें अपने कामों में मसरूफ थी। कोई घास काट रही थी, कोई कुएं से पानी निकाल रही थी। तमाम लड़कियां उन औरतों से मिलके बहुत खुश हुई। उन औरतों ने सबने गन्ने का जूस पिलाया, गरम गरम गुड़ दिया। सबने बड़ा खुश होके इन देहाती औरतों का शुक्रिया अदा किया और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। सबके सब एक दूसरे से गपशप करने में मसरूफ थे। अचानक मिसबा को एक आवाज आई। मिसबा, आखिर तू आ ही गई अपने दोस्तों के साथ। इस गायबी आवाज ने मिसबा के रोंगटे खड़े किए। बेख्तियार मिसबा ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या हुआ मिसबा, गाड़ी क्यों रोकी? नदीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने किसी पुरअसरार आवाज को सुना है? अभी अभी नहीं जनाब, लगता है तुम्हारे कान बच रहे हैं। अरे वहाँ देखो, वो सामने जंगल की शुरुआत हो रही है। मिसबा ने देखा, वाकई जंगल की शुरुआत हो रही थी। मिसबा ने गाड़ी आगे बढ़ाई। चंद मिनट के बाद वो सबके सब इस जंगल के सामने मौजूद थे। सबने खुशी से कहकर गाड़ियों से सामान निकालने लगे। सबके सब बहुत खुश थे। यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कासिम ने आगे पीछे देखते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर मिसबा को एक गायबी आवाज सुनाई दी। मिसबा, आखिर तुम आ ही गई। मिसबा ने अपने दोस्तों को वहीं ठहराया। कल मिसबा को पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए निकलेगी, इसलिए उसने एक बाबा जी से तावीज़ लिया जो कि उसने अपने बाजू पे बांधा था। मिसबा ने अपने दोस्तों को गाड़ी में ठहरने के लिए कहा और उनसे वादा लिया कि जब तक मैं नहीं आती आप लोगों ने यहाँ से नहीं निकलना। मिसबा चलती चलती जब सीधी साइड पे गई, राइट साइड पे, तो वहाँ उसे एक महल नजर आया जो कि वो अक्सर ख्वाबों में देखा करती थी। उसे जब वो महल देखा, उसके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई थी, शैतानी महल। वो उस शैतानी महल के अंदर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ इंसानी ढांचे ही ढांचे पड़े हुए थे, वहाँ लाशें ही लाशें थी। अचानक एक खौफनाक चुड़ैल मिसबा के सामने आई जिसने मिसबा को उसकी गर्दन से पकड़ना चाहा, लेकिन मिसबा के बाजू पे बाबा जी का एक तावीज बंधा हुआ था। जैसे ही वो चुड़ैल मिसबा के साथ टकराई, वो चुड़ैल को आग लगी और फिर एकदम से वो शैतानी महल निस्तो नाबूद हुआ। उस शैतानी महल को आग लग गई और वो एकदम से जमीन के अंदर घुस गया। जल्दी जल्दी मिसबा वहाँ उस महल से बाहर निकली और अपने दोस्तों के पास गई। उन दोस्तों ने मिसबा से पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, इतनी देर के बाद कहाँ लौटी। हम लोग परेशान हो रहे थे कि हमारी दोस्त न जाने कहाँ चली गई। मिसबा ने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ मैं काम था उस तरफ तो चली गई। दोस्तों ने काफी पूछा कि कौन सा काम था कि जो तुम हमें बताए बगैर वहाँ अकेली चली गई। तो मिसबा ने बाल गोद कर दी, दोस्तों को दिल को बहलाया, उन्हें सच्ची बात ना बताई। दोस्तों ने वहाँ पे 3-4 दिन रह के खूब एंजॉय किया और उसके बाद वो खुशी खुशी घर वापस लौट आए।